कितनी सारी मौत की धमकियां। वो निश्चित मारना चाहते हैं। केंद्र सरकार मुझसे कह रही है आपके पास अपनी सुरक्षा के लिए कम से कम 8 सशस्त्र पुलिस वाले होने चाहिए। जीसस को सूली पर क्यों चढ़ाया गया? गौतम बुद्ध को जहर क्यों दिया गया? सत्य की शक्ति ऐसी ही होती है। यह सोच समझकर किया जाता है। कुछ राजनीतिक ताकतें भी उनके साथ हैं। प्लीज इस पर 3 मिनट खर्च करें, बस इतना ही लगता है। नमस्कारम सद्गुरु। हाल ही में आपके खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए हैं। निशाना बनाकर किए गए इन हमलों की क्या वजह है? अपने गुरु के खिलाफ ये सब नकारात्मकता देखकर मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ। अगर ये मेरे गुरु के खिलाफ होता तो मैं भी भावुक होता, पर ये मेरे गुरु के खिलाफ नहीं है तो मैं देखिए, दुर्भाग्य से जैसे जैसे संगठन बढ़ता है, अधिक से अधिक लोग इस तरह ध्यान केंद्रित करते हैं। यह बहुत सरल है। जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल होंगे उस पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाएंगे। अगर यह बंजर पेड़ है तो कौन उस पर पत्थर फेंकेगा? क्योंकि पत्थर फेंकने में कुछ मेहनत लगती है ना? अगर बंजर पेड़ से कुछ नहीं मिलने वाला है तो कोई भी उस पर पत्थर नहीं फेंकेगा। जहां बहुत सारे फल हैं वहां हर समय पत्थर फेंके जाते हैं। तो पिछले 30 सालों से लगभग एक दिन भी बिना ब्रेक के इस तरह का कुछ ना कुछ संभालना होता है। हर दिन यह लगातार चल रहा है। लगभग कोई भी चीज और हर चीज जिसका किसी आदमी पर आरोप लगाया जा सकता है, जो एक आदमी कर सकता है और नहीं कर सकता, हर चीज, ये चीजें चलती रहती हैं। मेरी चिंता बस ये है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। कुत्ते को भौंकने में मजा आता है, लेकिन अगर आप भौंकने वाले कुत्ते को ठीक से नहीं संभालते तो वो काट सकता है। हम नहीं चाहते कि वो हमें काटे। इससे हमारे काम पर असर पड़ेगा कई तरह से। संसाधनों, समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। इस कोर्ट में जाने, उस कोर्ट में जाने, चर्चा, वकीलों के साथ अंतहीन बहस और बकवास से बहुत सारे संसाधन भी बर्बाद होते हैं। और बहुत से लोग जो दूसरे काम करते, उन्हें अनावश्यक रूप से इनमें फोकस करना पड़ता है। दुर्भाग्य से बहुत से लोग, A whole lot of people ये हर जगह होने लगा है, लेकिन भारत की बात करें तो बहुत से लोग इस काम में लगे हुए हैं। यानी उनका करियर इस बात पर निर्भर है कि वो कैसे किसी को नीचे गिरा सकते हैं। वो बस यही करते हैं। ये उनके लिए फुल टाइम करियर है। हर तरह के आरोप। हाँ, सच में मैंने 10,000 एकड़ जंगल की जमीन ले रखी है। कम से कम वो मुझे इतनी जमीन दे दें तो मुझे आरोप से कोई समस्या नहीं है। मुझे आरोप से दिक्कत नहीं होगी अगर वो मुझे 10,000 एकड़ जमीन दे दें। नहीं, उन्होंने हमें 1 इंच नहीं दिए। आपको ये समझना होगा कि ईशा फाउंडेशन को सरकार से इस पूरे देश में कहीं भी किसी भी जगह 1 इंच जमीन नहीं मिली है। तो जब मैं सीधे चुनौती देता हूं, कृपया आकर देखिए, कोई भी आए, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, हमारे साथ रहिए, हम आपको खाना देंगे, कहीं भी जाइए और देखिए। अगर 1 इंच भी, 1 एकड़ नहीं, अगर 1 इंच जमीन पर भी हमने कब्जा किया हो तो आप मुझे दोबारा नहीं देखेंगे। मैं चला जाऊंगा। आप मुझे ना तो देखेंगे ना ही सुनेंगे। सब खत्म। खैर, वो नहीं आएंगे क्योंकि वो जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें यह पता है। देखिए, मैं आपको और भी बेतुकी बातें बताता हूं। एक अभियान चला था कि मैं लोगों की किडनी चुरा रहा हूं। don't laugh. हंसिए मत, यह हंसी का मामला नहीं है। आप यहाँ आए हैं, 7 महीने से यहाँ हैं, जाकर जांच कराइए, शायद आपकी एक ही बची हो।
सम्मोहित करके आप लोगों का गुर्दा चुरा लेते हैं। मैं इतने सारे गुर्दों का क्या करता हूं? मैं उन्हें अरब और अमेरिका भेज रहा हूं क्योंकि वहां कमी है। मैं वहां भेज रहा हूं। ये चीजें मैगजीनों में छापी गई हैं। तो एक पत्रकार आकर मुझसे पूछता है, क्या यह सच है कि आप गुर्दे चुराकर अमेरिका भेज रहे हैं? मैंने कहा, मैं तो भेजना चाहूंगा, लेकिन मैं उन्हें बस नाश्ते में खा रहा हूं, मुझे पर्याप्त मिल नहीं रहे। अभी ये सब मजाक जैसा लगता है, लेकिन फिर जो काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन और दूसरे काम, उसके लिए जब हमारे ट्रक मजदूरों को लेने आसपास के गांवों में जाते थे तो कोई आना नहीं चाहता था उस समय पर। क्यों? क्योंकि अगर आप वहां गए तो वो आपका गुर्दा चुरा लेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि जो सबसे घटिया आरोप किसी पर लगाए जाते हैं वो बहुत ही सोच समझ कर किए जाते हैं। ये मत सोचिए कि ये सब हवा में उड़ता है और ये मजाक है। गुर्दा चुराना ज्यादातर लोग जानते भी नहीं कि उनका गुर्दा कहां है। हाँ, ये सच्चाई है। किसी आम आदमी से पूछिए, आपका गुर्दा कहां है? आपको लगता है वो जानते हैं? उन्हें लगता है यहां कहीं होगा। वो जानते हैं कि ये पेट के आसपास है, लेकिन ये नहीं जानते कि कहां है। तो गुर्दा चुराने की बात हो रही है। लोग यहां काम करने नहीं आना चाहते। तो बहुत कोशिश की गई उन्हें समझाने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए, और धीरे धीरे फिर वो समझने लगे कि ये सब झूठ है। मैं कह रहा हूं, आप जानते हैं कितना प्रयास लगता है? मान लीजिए आपके मन में बैठ गया कि अगर आप साधना पद में आए तो आपका गुर्दा चुरा लिया जाएगा। तो पता है ये कितना मुश्किल होगा? अगर आप ये मान बैठे हैं, हाँ या ना? खैर, आपको अपनी जांच करानी चाहिए। तो ये हमेशा चलता रहता है। ये आज का मामला नहीं है, हमेशा। क्यों? किसी मंसूर को पत्थरों से मारा जाता है। क्यों जीसस को सूली पर चढ़ाया जाता है? क्यों गौतम बुद्ध को जहर दिया जाता है? क्यों आखिर क्यों किसी सुकरात को जहर दिया गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि सत्य की ताकत ही कुछ ऐसी है। जब कोई व्यक्ति सत्य के कुछ पहलुओं की खोज शुरू करता है तो ये बहुत से लोगों को तकलीफ देता है जिन्होंने किसी और चीज में निवेश कर रखा है। ये उनकी रोजी रोटी को नुकसान पहुंचाता है, ये उनके अस्तित्व को नुकसान पहुंचाता है, तो वो इसके खिलाफ हो जाते हैं। अतीत में ज्यादातर समय वो आपको मार डालते थे, अब भी वो मारना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, हम बस इसे दबाकर रखते हैं। कितनी सारी मौत की धमकियां हर जगह से, खासकर बांग्लादेश से। Okay? लोग मुझसे आकर कहते रहते हैं, यहां तक कि केंद्र सरकार भी मुझसे कह रही है कि मैं टॉप 600 राष्ट्रीय संपत्ति की लिस्ट में हूं, और वो कहते हैं आपके पास अपनी सुरक्षा के लिए हर समय कम से कम 8 सशस्त्र पुलिसकर्मी होने चाहिए। इसका मतलब है हमें हमेशा आश्रम में 24 पुलिसकर्मियों को रखना पड़ेगा। जहां भी मैं बैठूंगा, खड़ा होऊंगा, वो वहां होंगे। अगर मैं यहां हूं तो 4 यहां, 4 यहां होंगे। मैं इस तरह जीना नहीं चाहता। मैं ठीक हूं। अगर वो मुझे मारने के लिए इतने अधीर हैं तो देखेंगे। हम बस इसके प्रति सतर्क हैं, लेकिन हम हर जगह सुरक्षा नहीं चाहते। हम जहां जाएं वहां पुलिस ही पुलिस, पता है ना? हम ऐसे नहीं जीना चाहते। लेकिन क्या ये जोखिम है? हाँ, जोखिम है। हम कई तरीकों से इसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जोखिम है। देखिए, एक बात आपको समझनी होगी, मानवता के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ। कई महान प्राणी आए, लेकिन उन्होंने केवल अपने आसपास हलचल मचाई, केवल अपने इलाके में थोड़ा असर पैदा किया, और उसी के लिए उन्हें मार दिया गया, क्योंकि उन दिनों मारना आसान था। आजकल मारना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो भी कानून व्यवस्था है और दूसरी चीजें हैं, लगभग हर देश में कोई ना कोई सुरक्षा बल है। तो आजकल वो आपको लोगों की नज़र में मारने की कोशिश करते हैं, तरह तरह के आर्टिकल, वीडियोस, मैगजीन और बकवास बातों से, कोर्ट केस के जरिए। पिछले 30 सालों में एक भी ऐसा केस नहीं आया जिसकी सुनवाई हुई हो, क्योंकि उसमें कोई ठोस आधार नहीं है। देखिए, मैं कह सकता हूं आपने डायनासोर को मारा और मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। वो केस स्वीकार करेंगे, निर्भर करता है आपने कैसा वकील हायर किया है। तो आपने डायनासोर को मारा या नहीं?
पहले आपको लोगों को यह समझाना पड़ेगा कि डायनासोर क्या है, क्योंकि हो सकता है उस नाम का कोई आदमी हो। मैं कह रहा हूं कानूनी प्रक्रिया ऐसी ही होती है। लगातार सवाल पर सवाल पूछे जाते हैं। वो जानते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कुछ महीने या साल तक जो ये चलता रहता है उससे आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। तो जो भी महान व्यक्ति आए हैं, उनका प्रभाव उनके समय में बहुत ही स्थानीय था, बहुत ही ज्यादा स्थानीय। उसके लिए उन्हें मार दिया गया। आज जब हर साल हमारे लगभग 6 बिलियन वीडियो व्यूज जा रहे हैं, No. तो निश्चित ही वो हमें मारना चाहते हैं। आप समझे? बस उस स्तर की लोकप्रियता देखकर वो हमें मारना चाहते हैं, क्योंकि वो जान से नहीं मार सकते, या मारने के लिए वो उस हद तक अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते। तो ये सब आपको टुकड़ों में मारने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन उनकी हताशा ये है कि जैसे जैसे वो अपनी मुहिम चलाते जा रहे हैं, हम सिर्फ बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वृद्धि को मूल रूप से ऐसी चीज से शक्ति मिलती है जिसे वो हरा नहीं सकते, लेकिन साथ ही इसे सावधानी से मैनेज किया जा रहा है। बहुत सारा मैनेजमेंट हो रहा है। लगता है जैसे हर कोई इस तरह घूम रहा है, ध्यान कर रहा है। नहीं, यहां बहुत से लोग हैं जो कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर बहुत गहरी निगरानी रखते हैं, लगातार इसे देखते हैं, और मैं भी इसे लगातार देख रहा हूं। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को खड़ा होना चाहिए। मेरे लिए नहीं, मुझे परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दुनिया के लिए जो समाधान है उसे कोई ऐसा व्यक्ति ना बिगाड़े जिसे मानव खुशहाली की कोई रुचि नहीं है। वो बस रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। रोजी रोटी कमाने का कितना घृणित तरीका है। उन्हें पता है कि अगर वो मेरी तस्वीर अपनी घटिया मैगजीन पर डालेंगे तो मैगजीन बिकेगी। तो हर 3-4 महीने में वो कुछ ना कुछ कहेंगे, नया घोटाला। ये चलता रहेगा इस हद तक कि पिछले कुछ महीनों में, क्योंकि उन्हें लगा कि अब ये आखिरी चोट होगी, पिछले कुछ महीनों में, पिछले 4 महीनों में, चूंकि मैं शारीरिक रूप से थोड़ा अच्छा नहीं था, तो उन्हें लगा कि यही समय है, वो यहां नहीं है, हमें ईशा फाउंडेशन को खत्म कर देना चाहिए। पता है क्या हुआ? कम से कम 18 से 20 ईशा होम स्कूल के बच्चों के माता पिता को कई लोगों से फोन आए, कुछ कहिए, आपके बच्चे के साथ क्या हुआ? क्यों? कुछ नहीं हुआ। हमारे बच्चों के साथ जो हुआ उससे हम बहुत खुश हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हुआ है, आप अपने बच्चों से पूछिए, उनका बलात्कार हुआ है। इस तरह उन युवा महिलाओं से पूछा जा रहा है जो यहां आई हैं और चली गई हैं, जिसका भी ईमेल या जो कुछ भी उन्हें मिला, कम से कम जिन लोगों ने हमें बताया है, हम जानते हैं वो बहुत से अन्य लोगों के पास भी गए होंगे। लगभग 36 युवा महिलाओं से कहा गया, बस इतना कहो कि तुम्हारा रेप हुआ था, बस इतना कहो कि सद्गुरु के साथ तुम्हारा कुछ चक्कर था, बस इतना कह दो। वैसे भी तुम दूसरे देश में हो, तुम्हें अदालत आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस ये कह दो, बाकी हम संभाल लेंगे। सक्रिय रूप से तो सिर्फ उन्हीं लोगों का हमें पता है जो वापस आकर हमें बताते हैं। हमें नहीं पता उन्होंने और कितने लोगों से इस तरह संपर्क किया है। तो ये एक अलग तरह की दुनिया है जिसमें आप रहते हैं, लेकिन अगर आप चीजों को ठीक से नहीं संभालते तो ये लोग आपको खा जाएंगे। वो पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं हैं। दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक ताकतें भी उनके साथ हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हमने धरती पर इतनी बड़ी पहचान बनाई है बिना राजनीतिक ताकत के। हमारी कोई राजनीतिक ताकत नहीं है, बिना किसी बड़ी पैसे की ताकत के, केवल वॉलंटियर्स द्वारा दिए गए और हमारे द्वारा कमाए गए पैसों से हम सब कुछ चला रहे हैं। हमारे पास यूं ही 10 अरब डॉलर नहीं रखे हैं कि चुटकी बजाई और काम हो गया। और बिना प्रोफेशनल मदद के ज्यादातर वॉलंटियर्स अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं।
So, आप में से जो सोच रहे हैं अगर मैं सेवा करूंगा तो मेरी साधना चली जाएगी, अगर मैं साधना करूं तो मेरी सेवा चली जाएगी। पिछले 3-4 महीनों से मैं, कम से कम पिछले 3 महीनों से जब मैं अमेरिका में था, तो यहां कुछ लोग जिनके लिए यहां रात है और मेरे लिए दिन, पूरी रात के किसी भी समय वो मेरे साथ फोन पर होते थे। हम इस बारे में क्या करें, उस बारे में क्या करें, और फिर मेरे लिए पूरी रात अमेरिका में सुबह 2 बजे 3 बजे मैं उनके साथ फोन पर होता था, सिर्फ मैनेज। अब हमने उन सभी को लगभग मात दे दी है और वो शांत हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा अनावश्यक समय लगता है। अगर आप उतना काम किसी सकारात्मक चीज में लगाएं तो बहुत कुछ होगा। दुर्भाग्य से इसमें हर दिन बहुत सारा समय और ऊर्जा लगती है, लेकिन मैं समझता हूं ये लोकप्रियता की पीड़ा है। आप में से और लोगों को खड़े होकर इन्हें संभालना चाहिए। 3 minutes. अगर आपको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सार्थक नहीं है तो छोड़ दीजिए। जो आपको सार्थक लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, अगर आप उसे इस दुनिया में नहीं बढ़ाते तो मैं चाहता हूं कि आप समझें कि तब आप बुराई के स्रोत हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। Hello? वो लोग कम से कम अपना काम कर रहे हैं, उनका जो भी बुरा काम है आप वो भी नहीं कर रहे हैं। ये बेवकूफी है ना? जिसे आप अच्छा मानते हैं, प्लीज उस पर 3 मिनट खर्च करें, बस इतना ही लगता है। आप नहीं कर सकते? कल से मैं देखता हूं 1000 ज्यादा ट्वीट होने चाहिए। And if you और अगर आपको नहीं पता ट्विटर कैसे लिखते हैं तो उन्होंने इसे एक्स कर दिया है। बहुत आसान, कृपया इसे एक्स करें। सवाल ये था कि आप खुद को कैसे संभालते हैं। यही वो बात है। अगर आप 100% स्पष्ट हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सकारात्मक है और सबकी खुशहाली के लिए है, तो कोई क्या कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तब निश्चित रूप से आपकी राय, दूसरे लोगों की राय आपको इधर उधर भटकाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे बने। आपको सबकी बात सुननी चाहिए। अगर कोई गधा बोलता है तो उसकी भी सुननी चाहिए। एक बच्चा बोलता है उसकी भी सुननी चाहिए। जो भी बोलता है आपको सुनना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको उससे प्रभावित होना है। हेलो? मैं बेपरवाह हूं, मैं नहीं सुनूंगा। अरे ये मूर्ख है, मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा। नहीं, महाबेवकूफ भी अगर बोलता है तो उसे सुनिए, क्योंकि बेवकूफ के पास भी एक जीनियस पल होगा जो आपको कुछ ऐसा बता सकता है जो आप जीवन भर में नहीं सोच सकते। हाँ, तो बस सुनना सीखिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सबकी राय से प्रभावित होना है। लोग हमेशा राय देते हैं, वो मायने नहीं रखता। तो सुनिए, लेकिन आपको जिस विवेक की जरूरत है वो ये कि अगर आपने अपने भीतर किसी चीज को सत्य के रूप में स्थापित कर रखा है, उसे आपने गढ़ा नहीं है बल्कि खुद महसूस किया है कि यह जीवन का सत्य है, सरल सा सत्य। बस अगर मैं यहां बैठता हूं या मेरे साथ कोई बैठता है तो पहली चीज ये कि वो खुश हैं या दुखी। लोग हमेशा दुखी होने के कारण ढूंढ लेंगे। ठीक है, मैं दुखी हूं क्योंकि पता है उन्होंने मेरे साथ क्या किया, ये हुआ वो हुआ। कोई बात नहीं, अगर वो दुखी हैं तो उनके शब्दों को न लें। वो जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। उनके पास अच्छे कारण हो सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। उन बातों को जाने दें, उन्हें छोड़ दें। और अगर कोई खुश है, खुश इसलिए नहीं कि वो नशे में है, खुश इसलिए नहीं कि वो किसी के सिर पर बैठा है, नहीं, अपने स्वभाव से खुश। अगर कोई यहां आनंद पूर्वक, शांति पूर्वक बैठा है तो आप सुने, उसका बहुत ज्यादा मूल्य है, क्योंकि यही हुआ है गलत इनपुट। क्योंकि आप जो भी हैं उसका 90% सीखा हुआ व्यवहार है। अगर आप गलत चीजें लेते हैं तो जीवन जहरीला हो जाता है।
जब हम कहते हैं जीवन जहरीला हो जाता है, तो जब आप 5, 6, 7 साल के थे, आप कितने उत्साही और खुश थे, पर 30 के होते होते आप ऐसे हो जाते हैं, आप में जहर आ गया। आपको भले ना लगे, स्लो पॉइजन। हेलो, स्लो पॉइजन है या नहीं? जैसे मैं देखता हूं, पता है पिछले लगभग 24 महीनों में मेरे स्कूल के लगभग 14 या 15 सहपाठी मर गए। मैं सोच रहा था कि क्या हुआ, क्योंकि दिसंबर 2023 में उन्होंने एक आयोजन किया, हाई स्कूल के 50 साल बाद। ऐसी ही किसी चीज के लिए बुलाया। मैसूर गोल्फ कोर्स में सबको मिलना था, मुझे भी निमंत्रण मिला। मैं उन दिनों नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी एक फीस थी, एंट्री फीस, कार्यक्रम में भोजन और ड्रिंक्स आदि की व्यवस्था करने के लिए। तो मैंने कहा फीस दे दो ताकि उन्हें लगे कि मैं उनके साथ हूं, लेकिन वैसे भी मैं नहीं जाने वाला। तो कार्यक्रम समाप्त होने के कुछ हफ्ते बाद मुझे वहां मौजूद किसी व्यक्ति से बात करने का मौका मिला और मैं पूछ रहा था, अरे ये आदमी कैसा है, वो आदमी कैसा है। तब मुझे पता चला उस समय पिछले 24 महीनों में उनमें से 12 मर चुके थे। मैंने कहा हुआ क्या? क्या 1973 बैच शापित है, वो इस तरह से मर रहे हैं? फिर मैंने थोड़ा शोध किया और पाया कि दुनिया की केवल 20% आबादी ही 75 को पार कर पाती है। दुनिया की केवल 12% आबादी ही 80 को पार कर पाती है। दुनिया की केवल 6% आबादी ही 84 को पार कर पाती है। इस बात को भी ध्यान रखते हुए कि कुछ देशों में लोग बहुत लंबा जीते हैं, कई देश हैं जहां लोग 90-100 साल तक जीते हैं, उन्हें भी शामिल करके औसत इतना है। और अब पिछले 4-5 महीनों में 3 और मर गए, बस यूं ही मर गए, मेरी ही उम्र के। और फिर 3 महीने बाद मार्च में मैंने भी लगभग दम तोड़ दिया था। बेशक लापरवाही से, लेकिन फिर भी मैंने किया। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही जीवन की प्रकृति है। ये बहुत ही कम समय होता है। हम कितना जीवन सकारात्मक चीजों के साथ हैं, कितना जीवन नकारात्मक चीजों के साथ समय बिता रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लोग गंदगी उछाल रहे हैं, क्या हम उससे खाद बनाएंगे या हम खुद गंदगी बन जाएंगे, या क्या हम इससे बचने के लिए पहाड़ों में भाग जाएंगे? ये विकल्प हमारे पास हैं। मुझे आपको ये कहानी सुनानी चाहिए। 1994 में ईशा योग केंद्र, एक भव्य केंद्र जो सिर्फ 14 एकड़ जमीन का टुकड़ा था, ये तब नहीं था, वो हिस्सा केवल 14 एकड़। और हमारे भव्य केंद्र में एक बड़ी झोपड़ी थी जो गिरती रहती थी और हम उसे खड़ा करते रहते थे। अब वो झोपड़ी वहां कैवल्य कुटीर में बदल गई है। ये सिर्फ एक बड़ी झोपड़ी थी जो इस तरह से खड़ी थी क्योंकि सब कुछ कैशोरीना खंभों से बना था। वो ऐसे झुक जाते थे, हर बारिश में वो ढह जाते थे और हम फिर उन्हें खड़ा करते। हम वहीं रह रहे थे। केवल महिलाओं के लिए बाथरूम था, पुरुष जंगल में जाते थे। ये योग केंद्र था। लेकिन तब तक कोयंबटूर शहर में चर्चा होने लगी थी, हर कोई बात कर रहा था योग 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 की। तो कुछ प्रमुख लोग, उनमें से लगभग 100 लोग कोयंबटूर शहर में मिले और उन्होंने बिल्कुल यही शब्द कहे, ये योग एक बीमारी की तरह फैल रहा है, हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए। वो प्रमुख लोग हैं क्योंकि कोई कताई मिल, कोई बुनाई मिल, कोई कुछ चला रहे थे। उन्होंने थोड़ा पैसा कमा लिया था, या उनके पास नोट छापने की नकली मशीन थी, कईयों के पास। तो ये समाज के प्रमुख स्तंभ हैं। वो मिले और उन्होंने कहा, हमें बस 2 ट्रक लोगों को भेजना चाहिए और ईशा योग केंद्र को ढा देना चाहिए, क्योंकि ये इतना आसान था। उन्हें बस एक माचिस की जरूरत थी। एक माचिस के जलते ईशा योग केंद्र धुएं में उड़ जाता। फिर एक बूढ़े आदमी, एक बुद्धिमान बूढ़े आदमी जो अब नहीं रहे, उन्होंने कहा, तुम नहीं जानते कि तुम किससे उलझ रहे हो।
अगर तुम उस पर पत्थर फेंकोगे तो वो उनसे भी कुछ बना लेगा। उस पर पत्थर मत फेंको। So, हर आरोप, हर विवाद जो वो पैदा करते हैं, हमने उनका उपयोग अधिक प्रभावशाली बनने, अपने लोगों को मजबूत करने के लिए किया है। क्योंकि लोग ऐसे हैं, जब तक कोई संकट नहीं आता वो सुस्त हो जाते हैं। क्या आप भी ऐसे हैं? यही आपको बदलना है। आपको सक्रिय होने के लिए संकट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको अच्छे समय में सक्रिय होना चाहिए, तभी सबसे अच्छी चीजें होंगी। युद्ध आता है तब मैं बिल्कुल सक्रिय होता हूं। नहीं, युद्ध यानी आजकल ये देशों के बीच होता है, जनजातियां नहीं रही। तो अगर युद्ध होता है तो आप देश के लिए मरने को तैयार हैं। नहीं, जब युद्ध ना हो तो आपको देश के लिए जीना चाहिए, है ना? अगर वो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है तो